हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोगों ने जो एनसीईआरटी सार संग्रह का जो सीरीज स्टार्ट किया है, उस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे एपिसोड 3। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। मैं इस वीडियो को इसलिए लेकर आया हूं या आप लोगों को ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा हूं देखने के लिए, क्योंकि आप कोई भी प्रैक्टिस सेट बनाइए या फिर कोई भी एग्जाम दे के आइए और इस बुक को पढ़ के जाइए, दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज है। आप लोगों को यही लगेगा कि सारे क्वेश्चंस जो थे वो वहीं से थे, उसी बुक से थे। तो इसलिए एनसीईआरटी का सार संग्रह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में, और अगर पीछे के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। ये ज़रूर आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज स्टार्ट है राष्ट्रपति टॉपिक से, जो कि इंडियन पॉलिटी का है। अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो यहाँ कह रहा है कि राष्ट्रपति पद की अर्हताएं जो है वो अनुच्छेद 58 में है। पहली चीज़ तो यह है कि अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति पद की अर्हताएं। राष्ट्रपति पद की अर्हताएं होनी क्या चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु कम से कम होना चाहिए, साथ ही साथ लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए उसमें, और किसी लाभ के पद पर ना हो यह भी सुनिश्चित होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ जो है वो राष्ट्रपति पद की योग्यता है। आगे है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो भारत में जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो है वो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अनुच्छेद 55 में है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रणाली है वो अनुच्छेद 55 में है। आगे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करता है कौन कौन? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो करते हैं। यहाँ ये वर्ड याद रखिएगा अच्छे से, निर्वाचित सदस्य जो हैं वो ही करेंगे, जो मनोनीत सदस्य होंगे वो नहीं करेंगे। आगे है कि भारत में राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। तो कम से कम 50 निर्वाचकों के द्वारा। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। आगे है कि भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा किया जाता है। आगे है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। तो यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तब वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। आगे है कि कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है, वो है राज्यों की विधानसभाएं। ये उसके निर्वाचक मंडल में तो है लेकिन वो उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है। आगे है कि संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं। तो संसद अथवा विधानसभा का कोई भी सदस्य जो है वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, लेकिन निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता जो होगी वो छोड़नी पड़ेगी। आगे है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो संसद के लिए जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। आगे है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की जो रिक्ति है वो 6 माह की सीमा के अंदर भरा जाना अनिवार्य है। आगे है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो उत्पन्न विवाद का निपटारा है वो सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। यहाँ एक बात याद रखिएगा कि अगर निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया जाता है तब जो राष्ट्रपति के द्वारा उतने दिन में जो किए गए कार्य हैं वो अवैध घोषित नहीं होते हैं। आगे है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। तो वो हटाया जा सकता है महाभियोग यानी इम्पीचमेंट के द्वारा। महाभियोग आपने पढ़ा होगा कि अनुच्छेद 61 में महाभियोग का वर्णन है। आगे है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ संसद को प्राप्त है। आगे कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है। तो संघ की जो कार्यपालिकाएं शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है।
आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। तो आप लोगों को पता होगा कि महाभियोग जो है वो संसद के किसी भी सदन के द्वारा, मतलब किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ याद रखिए कि इसके लिए एक चीज़ आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए और उस लिखित सूचना पर उस सदन के एक चौथाई सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। तो पुनर्निर्वाचन की जो पात्रता है वो अनुच्छेद 57 निर्धारित करता है। आगे है कि राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। तो ये किसके द्वारा, अनुच्छेद 111 के द्वारा वो अपनी स्वीकृति रोक सकता है। लेकिन भी यहाँ भी एक याद रखने वाली जो बात है वो ये है कि अगर जो है वो विधेयक दोबारा संसद के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह उसे अस्वीकृत नहीं कर सकता है। आगे है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो ये वर्णन है अनुच्छेद 160 में। आगे कुछ राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए हुए हैं। देखिए अनुच्छेद 52 की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होगा और निर्वाचक मंडल में होंगे कौन कौन, इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। लेकिन अभी नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुडुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है। आगे है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति, जो आपने पढ़ा ही होगा कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। फिर है अनुच्छेद 56 जो कि कहता है राष्ट्रपति की पदावधि। तो राष्ट्रपति की जो पदावधि है वो ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक है। फिर है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 कहता है पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए हर्ताएं। अनुच्छेद 59 कहता है कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 कहता है कि राष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 72 कहता है क्षमा आदि की कुछ और मामले में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति यानी क्षमादान की शक्ति। और अनुच्छेद 73 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो ये थे कुछ राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अब अगला आगे कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको प्राप्त है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय अगर कुछ परामर्श राष्ट्रपति को देता है तो वो उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। आगे है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही लोकसभा को भंग कर सकता है। आगे है कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है। तो बुलाया तो जाता है राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन, लेकिन उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा स्पीकर। आगे है कि भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था। तो वो किया था भारत डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में जो है वो जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो का उपयोग किया गया था। और वो कौन राष्ट्रपति किए थे, ज्ञानी जेल सिंह। क्योंकि ज्ञानी जेल सिंह का जो टेन्योर था वो कब से कब था, 1982 से लेकर 1987, और ये बात है 1986 की। आगे कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। आगे है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके प्राप्त है। तो कोई भी भौगोलिक क्षेत्र को अगर अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो उसका जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है। आगे है कि राष्ट्रपति द्वारा कुछ नियुक्त अधिकारी हैं
प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त होते हैं। राज्यों के राज्यपाल जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त होते हैं। वित्त आयोग व राज्यसभा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, फिर है भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त। उसके आगे है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक और दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री। ये सब किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? ये सब जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। बस दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और मुख्यमंत्रियों की अगर बात करेगा तब वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं। आगे है कि वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो वर्तमान में राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन है वो है 5 लाख रुपया। ठीक है, चलिए आगे है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तब कौन होगा? तो जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वही क्या होगा? भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। आगे है वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्त पंक्ति किस पर लागू होती है? तो यह भारत के राष्ट्रपति पर ही लागू होती है। आगे है कि भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं? तो भारत के राष्ट्रपतियों में से डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर श्री रामनाथ कोविंद जो हैं, ये दोनों जो हैं वो बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। अगर हम लोग डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के रूप में इनका जो टेन्योर था वो था 1967 से लेकर 1969, और रामनाथ कोविंद तो अभी पता ही होगा कि ये अभी 14वें राष्ट्रपति हैं जो कि 2017 से टिल नाउ मतलब अभी तक हैं। आगे कह रहा है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन पद धारण करने वाला पदाधिकारी। प्रसाद पर्यटन पद धारण करने का वर्ण का मतलब होता है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा वो अपने पद पर बना रहेगा। तो संघ के मंत्री जो हैं वो जब तक राष्ट्रपति चाहेगा पद पर बना रहेगा, राज्यों के राज्यपाल जो हैं वो जब तक राष्ट्रपति चाहेगा पद पर बना रहेगा, और भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो पद पर बना रहेगा। आगे है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति उस पर अपना सिग्नेचर कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। आगे है कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। मतलब अगर दोनों सदनों से पारित भी हो जाएगा तब भी उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकता है कौन? राष्ट्रपति। फिर आगे कह रहा है निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध रूप से चुने गए प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, जिनका जो टेन्योर था वो था 1977 से लेकर 1982 तक। आगे है कि भारत के राष्ट्रपतियों में से किसका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है बीवी गिरी का, और बीवी गिरी का जो यानी बराह वेंकट गिरी का, और जिनका टेन्योर था 1969 से लेकर 1974 तक। आगे है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि भारत राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, ना कि राष्ट्रपति करता है। आगे है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है पद ग्रहण से लेकर 5 वर्ष तक। नेक्स्ट है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई थी? तो मिसाइल मैन दिया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, और इनका टेन्योर था 2002 से लेकर 2007 तक। नेक्स्ट है कि भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो वो कौन किया है? जस्टिस M हिदायतुल्ला जो है वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। नेक्स्ट है कि धन विधेयक को पुनः विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। मतलब धन विधेयक को वो नहीं लौटाता है। क्यों? क्योंकि धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की निगरानी में ही बनता है। नेक्स्ट है कि श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो ये 14वां क्रम है, और ये 2017 से अपने पद पर अभी बने हुए हैं। आगे है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। आगे है कि राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि यानी 1950 से लेकर 1962 तक ये रहे थे, और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वो सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक रहे थे, अगर उनकी कार्यकारी राष्ट्रपति का टेन्योर छोड़ दिया जाए तब।
आगे है कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्तियां। क्षमादान वो किस किस स्थिति में करता है? जब दंड सेना न्यायालय के द्वारा दिया गया हो तब भी वो क्षमादान कर सकता है। जब दंड जो है वो संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है तब भी वो कर सकता है। और जब दंडादेश मृत्यु दंड है तब भी, जो कि अगर किसी को मृत्यु दंड भी मिल चुका है तो राष्ट्रपति जो है उसे क्षमादान कर सकता है। आगे है अब है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कहा जा रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति के अगर निर्वाचक मंडल की अगर हम लोग बात करते हैं तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। देखिए, राष्ट्रपति की अगर बात करेंगे तो मनोनीत सदस्य इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो मनोनीत सदस्य भी जो हैं वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। आगे कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है। तो भारत को उपराष्ट्रपति के पद से अगर हटाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में लाया जा सकता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। आगे कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी वादों का समाधान जो है वो समाधान का जो अधिकार है वो उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। मतलब जैसे कि अगर राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, दोनों के निर्वाचन में अगर कोई विवाद होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसे कौन डील करेगा? उच्चतम न्यायालय डील करेगा। आगे कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है। अब उपराष्ट्रपति से कुछ संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 63 की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 63 में कहता है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 64 में कहता है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा। और अनुच्छेद 64 के साथ साथ यहाँ याद रखिएगा अनुच्छेद 89 भी। आगे है कि अनुच्छेद 65 कहता है कि उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। मतलब अगर राष्ट्रपति नहीं है तो अनुच्छेद 65 के ही आधार पर जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के रूप में उसके कार्यों का निर्वहन करेगा। आगे है अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। और अनुच्छेद आगे है अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 67 में है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 68 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 68 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति की पद की जो रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। नेक्स्ट है अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान जो है वो अनुच्छेद 69 में है। फिर है अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। और अनुच्छेद 71 में है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय। आगे भारत के उपराष्ट्रपति के कुछ टेन्योर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से लेकर 62 तक। फिर आप बने जाकिर हुसैन 62 से लेकर 67 तक। फिर बने बारहगिरी वेंकटगिरी VB गिरी जिनका जो 67 से लेकर 69 तक बने। फिर गोपाल स्वरूप पाठक जो कि 69 से लेकर 74 तक बने। फिर है BD जति जो कि 74 से 79। फिर है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला जो कि 79 से 84 तक बने। फिर श्री R वेंकट रमन जो कि 84 से लेकर 87 तक बने। फिर उसके बाद आते हैं डॉक्टर श्याम दयाल शर्मा जो कि 87 से 92। फिर KR नारायणन 92 से 97। कृष्णकांत 97 से 2002। भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007। हामिद अंसारी 2007 से 2017। और अब हैं वेंकैया नायडू जो कि 2017 से अभी तक हैं। ये आपको नाम याद होना चाहिए क्योंकि एक्चुअली कभी कभी क्वेश्चन में अरेंज करने के लिए दे दिया जाता है कि उनके कामों उनके समय के अनुसार से उन्हें सजाइए। आगे कह रहा है कि किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं है। तो वो राज्यसभा ही है। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा। तो सबसे पहले ग्रहण करेगा उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा तब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं होगा तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। फिर कह रहा है कि भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं। तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। फिर है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन में राज्य विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं। आगे है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र
को संबोधित करके देता है तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति को देगा। आगे है कुछ केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कुछ क्वेश्चंस। कह रहा है केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो केंद्र सरकार की अगर प्रमुख की बात करते हैं तो वो प्रधानमंत्री होता है। फिर अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितने वर्ष होना चाहिए, तो भारत की प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष। कम से कम उसकी जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। फिर है हमारा कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। ये याद रखिएगा कि अगर भारत के जो प्रधानमंत्री है वो संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते हैं। आगे कह रहा है कि संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है, तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति अगर बात करते हैं तब वो प्रधानमंत्री में अधीन होती है। नेक्स्ट है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए, तो कम से कम 50 होनी चाहिए, तभी अविश्वास प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया जा सकेगा। आगे है कि भारत का प्रधानमंत्री समानता किस सदन का सदस्य होता है, तो समानता जो है वो लोकसभा का होता है, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि राज्यसभा के सदस्य भी है जो प्रधानमंत्री बन सकता है। आगे है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। आगे कह रहा है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा रद्द किया गया है, तो देखिए ये कहा गया है कि मंत्रिमंडल की जो स्ट्रेंथ है वो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये कहाँ कहा गया है, ये इसमें कहा गया है 91वां संविधान संशोधन 2003 में कहा गया है। फिर कह रहा है कि संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है, तो अधिकतम 6 माह तक वो केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो मंत्रिपरिषद जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। फिर है कि भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाए जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, तो ये अनुच्छेद 257 में ये कहा गया है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है उसका प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव उसका ना पड़े। आगे कह रहा है कि लाभ के पद यानी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो कार्यपालिका है वो विधायिका के अधीन काम करती है। फिर है कि नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने, तो पहले गृह मंत्री और बाद में रक्षा मंत्री बने थे कैलाश नाथ काटजू। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री पूछ रहा है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे श्री R.K. संगमुगम चेट्टी। फिर है कि भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ था, तो लाल बहादुर शास्त्री का आकस्मिक निधन विदेश में हो गया था। नेक्स्ट है कि अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ, तो चौधरी चरण सिंह जो थे वो एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुए थे। चौधरी चरण सिंह का जो टाइम था वो था 79 से लेकर 80 तक। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन सा प्रधानमंत्री है जो लोकसभा का सामना कभी नहीं किया है, तो लोकसभा का सामना कभी नहीं किए हैं यही चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 352 के 3 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे है कि श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। फिर कह रहा है कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित है, तो संघीय मंत्रिमंडल का जो पुनर्गठन है वो गोपाल स्वामी अंगैयर के प्रतिवेदन पर आधारित था। फिर है कि अगला है कि भारत के 3 विधि अधिकारी की बात कर रहा है, तो भारत के 3 विधि अधिकारी ये अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की बात कर रहा है। यही भारत के 3 विधि अधिकारी हैं, यानी भारत का महान्यायवादी और भारत का महाधिवक्ता और भारत के अपर महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया।
आगे कह रहा है कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन था। तो भारत के प्रथम महान्यायवादी की अगर बात करते हैं तब थे MC सीतलवाड़। आगे है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है। तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देने वाला कौन है। अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। आगे है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी है ये भी भारत का महान्यायवादी ही होता है। आगे कह रहा है कि भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है। तो भारत का जो महान्यायवादी है वो भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। भारत का महान्यायवादी की अगर बात करते हैं तो भारत का महान्यायवादी का वर्णन है अनुच्छेद 76 में। फिर है कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश करना, ये किसका काम है। महान्यायवादी का कार्य है। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। तो संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जो महान्यायवादी होता है वो राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। आगे कह रहा है कि सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है, वो किसी भी उच्च न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। आगे है कि अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेगा। तो ये राष्ट्रपति जब तक चाहेगा वो पद धारण करेगा। आगे कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाही में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। ये जो महान्यायवादी है वो ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उसकी किसी भी समितियों में बोल सकता है, लेकिन उसमें मत नहीं दे सकता है। ये किसके अकॉर्डिंग होता है। अनुच्छेद 88 के अकॉर्डिंग, याद रखिएगा। फिर है कि सॉलिसिटर जनरल कौन होता है। तो सॉलिसिटर जनरल कौन होता है। ये महान्यायवादी का अधीनस्थ होता है जो सॉलिसिटर जनरल होता है। फिर है वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। तो वर्तमान में अगर भारत के महान्यायवादी की बात करते हैं तो वो कौन है। के वेणुगोपाल। नेक्स्ट है कि महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जबकि महाधिवक्ता का जो पद है वो संवैधानिक ना होकर मात्र वैधानिक पद है। आगे कह रहा है कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन है। तो भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन है। बी नरहरि राव। आगे है कि राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। तो राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है महाधिवक्ता। और ये राज्य का जो महाधिवक्ता होता है वो किस में होता है। अनुच्छेद 165 में होता है। आगे कह रहा है कि संसद की लोक सेवा समिति यानी पब्लिक सर्विस कमेटी की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो है वो उपस्थित रहता है। आगे है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखक परीक्षक भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वप्रमुख अधिकारी होगा। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के वित्तीय रक्षकों में से एक है और इन वित्तीय रक्षकों में उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग सम्मिलित हैं। आगे कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी कैग के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है। तो ये कैग के पद का जो सृजन है वो संविधान के द्वारा ही किया गया है। कह रहा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है। तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्षों तक होता है। और भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो है अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक होगा जिसका कार्यकाल जो है वो तो 6 वर्ष होगा, लेकिन यदि इससे पूर्व ही उसकी 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वो अवकाश ग्रहण कर लेगा। आगे है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो होता है वो लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक होता है। अगर हम बात करते हैं लोक लेखा समिति की तो इसको क्या बोला जाता है। इसको प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। लोक लेखा समिति से एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 सदस्य जो हैं वो लोकसभा द्वारा और 7 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा के द्वारा 1 वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। आगे है कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक यानी चीफ गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स कहा जाता है। किसको कहा जाता है लोक निधि का मुख्य अभिभावक। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को।
आगे कह रहा है कि राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? तो सभी खर्चों की वित्तीय जांच करता है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। आगे है कि नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन एवं भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन और भत्ते जो हैं वो भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं। आगे है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 148 क्या कहता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति एवं पदमुक्ति। अनुच्छेद 149 कहता है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के कार्य एवं शक्तियां। अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह। और अनुच्छेद 151 कहता है अंक चयन प्रतिवेदन यानी उसका जो रिपोर्ट है। आगे है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक यानी मनी बिल को प्रभावित किया गया है? तो ये किया गया है संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत। आगे है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। आगे कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर है? तो ये वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर है। आगे है कि भारत में लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा सदस्यों से ही चयनित किया जाता है। आगे है कि राज्यसभा की एकांतिक शक्तियां के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो राज्यसभा की एकांतिक शक्तियां के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 249। आगे है कि संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? तो संविधान की चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित प्रावधान है। आगे है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो कितना हो सकता है? 552 हो सकता है। आगे है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां यानी प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 105। फिर है कि लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति कोरम सदन की कुल सदस्य संख्या का कितना है? तो 1/10 होता है। आगे है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 30 वर्ष है। फिर है कि राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितना है? तो राज्यसभा का अधिकतम निर्धारित संख्या है वो है 250 और लोकसभा का पूछे तब है 552। आगे है कि संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का ही जो अध्यक्ष होता है वो सदन का अध्यक्ष नहीं होता है, जो कि होते हैं उपराष्ट्रपति। फिर है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद जो 253 है वो संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौताओं को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। आगे है कि भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। संसद में कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। तीनों को मिलाकर संसद बनता है। फिर है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का जो आवंटन है वो 1971 की जनगणना पर आधारित है। ठीक है, और यह जो निर्धारण है वो किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये 2026 तक यथावत यानी वही रहेगा। आगे है कि लोकसभा की सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया है 31वां संविधान संशोधन के द्वारा। 31वें संविधान संशोधन के द्वारा ही है जो लोकसभा की सदस्यों की जो संख्या है वो 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया है। आगे है कि लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। आगे है कि किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? तो ये मध्य प्रदेश में और टोटल 6 सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं। फिर कह रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में एक वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। मतलब आपातकाल की घोषणा अगर हो जाती है तब जो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो एक बार में 1 वर्षों तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। फिर है कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन सदस्य कौन मनोनीत करता है? तो वो करता है भारत का राष्ट्रपति। फिर है कि लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो लोकसभा में अगर आपको निर्वाचित होना है तो आपकी न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। फिर कह रहा है लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितना है? तो वर्तमान सदस्य संख्या कितना है? 545 है। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम हो सकता है 552। आगे है कि लोकसभा व राज्यसभा में
सर्वाधिक प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव भारत के किस राज्य से आते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सर्वाधिक जो प्रतिनिधि हैं वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। फिर है कि उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य के? तो उत्तर प्रदेश के बाद आता है महाराष्ट्र। फिर कह रहा है कि राज्यसभा क्या है? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भी विघटित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है लद्दाख। फिर कह रहा है कि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, कि भारत की संचित निधि पर क्या क्या भारित व्यय है? तो देखिए, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और उससे संबंधित अन्य व्यय, ये जो सब हैं वो किस पे भारित हैं? संचित निधि पर भारित हैं। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते भी हैं किस पे हैं? संचित निधि पर भारित हैं। ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है वो भी किस पे भारित है? संचित निधि पर ही भारित है। फिर है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन और तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय के वेतन भी, भत्ते भी और पेंशन भी, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सिर्फ और सिर्फ पेंशन जो है वो भारत के संचित निधि पर भारित हैं। फिर है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का वेतन, भत्ता और पेंशन और ऐसे अन्य व्यक्ति जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किया गया है वो उसकी भी पेंशन और जो सैलरी वेतन है वो सब भारत के संचित निधि पर भारित होंगे। आगे कह रहा है कि परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में जो मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है वो है उन्नाव। अभी उन्नाव बहुत फेमस भी हुआ था रिसेंटली, कुछ टाइम पहले। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है, अगर लग रहा है कि इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि आपका कमेंट ही है जो हमारे और आपके बीच एक कनेक्टिविटी का काम करता है। वो मुझे ये बताता है कि हाँ, आपको वीडियो कैसा लग रहा है। फिर अगला है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो ये 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक। ये जनरली एग्जाम में ऑप्शन आपको रहेगा 1951-52, तो वही आपका आंसर होगा। आगे कह रहा है कि यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि एक वर्ष में लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो 6 महीने पे बुलाया जाता है, तो एक साल में कितना हुआ? कम से कम 2 बार। आगे है कि लोकसभा में बिहार में कितने सीटें आवंटित हैं? 40 सीटें। किन 2 राज्यों के आवंटित सीटों के योग के बराबर है? तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को जोड़ लीजिए तो ये 40 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। आगे है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा उसका जो कर्तव्य है वो नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और उसका कार्य क्या है? उसका कार्य है कि नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलवाना। फिर है कि लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? तो किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष में अगर पक्ष विपक्ष में बराबर मत हो जाता है तो जो लोकसभा स्पीकर होता है उसका जो मत होता है वो निर्णायक मत होता है। नेक्स्ट है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। आगे है कि लोक लेखा समिति नियंत्रक व महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। तो लोक लेखा समिति जो है वो नियंत्रक व महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। लोक लेखा समिति से एक चीज़ याद रखिएगा, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये अध्यक्ष जो होता है वो कोई विपक्षी दल का, विरोधी दल का जो सदस्य होता है उसी में से निर्वाचित किया जाता है। ऐसा कोई रूल नहीं था, लेकिन सबसे पहले 1967 में श्री मीनू मसानी जो थे वो विरोधी दल के नेता ही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष मनोनीत कर लिए गए थे और उसके बाद से ही ये परंपरा जो है वो चलती आ रही है। आगे है कि प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो प्राक्कलन समिति का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष होता है। प्राक्कलन समिति से याद रखिएगा, इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। एक चीज़ और याद रखिएगा प्राक्कलन समिति से कि प्राक्कलन समिति जो है वो सबसे बड़ी संसदीय समिति है। आगे कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। आगे है
कि विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों में से कुल कितने सदस्य होते हैं। तो विशेषाधिकार समिति की अगर बात करते हैं तो 25 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 होते हैं और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। आगे है कि संसद में सरकारी विधेयक यानी गवर्नमेंट बिल मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक जो है वो नॉन गवर्नमेंट बिल यानी मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब अगर गवर्नमेंट बिल रहेगा तब वो मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, और नॉन गवर्नमेंट बिल रहेगा तो वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के लिए नामांकित यानी नॉमिनी होने वाले प्रथम अभिनेत्री कौन थी। तो प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। फिर है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार, जिनका कि टेन्योर था 2009 से लेकर 2014 तक। फिर आगे है कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अगर राज्य विधानसभा में कोई भी अगर धन विधेयक प्रस्तुत करना है तो राज्य के राज्यपाल की संस्तुति लेना अनिवार्य है। आगे कह रहा है कि वो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो वही जीबी मावलंकर ही जो थे, इनके विरुद्ध ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। फिर है कि लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है। तो लोकसभा का जो सचिवालय है वो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। फिर कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान जो है वो सर्वोच्च स्थान पर है। आगे है कि भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता है। तो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते जो हैं वो भारत के संचित निधि पर भारित नहीं होता है। आगे है कि धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो धन विधेयक जो है वो संसद के लोकसभा में ही पुनः किया जा सकता है। आगे है कि धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो धन विधेयक जो है वो राज्य विधानमंडल के केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर है आगे कि बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है। तो बजट की जो रूपरेखा है वो आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है। आगे कह रहा है कि करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व किस निधि में जमा होता है। तो ये सब जो है वो भारत के संचित निधि में जमा होता है। फिर कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है। तो ये बजट के प्रस्तुत करने से पहले क्या प्रस्तुत किया जाता है, इकोनॉमिक सर्वे। फिर है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है कि वो धन विधेयक है या नहीं है। आगे है कि भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। फिर है लेखानुदान यानी वोट ऑन अकाउंट संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है। तो ये निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के जो है वो अनुमति प्रदान करता है कौन, लेखानुदान यानी वोट ऑन अकाउंट। फिर है कि प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि प्राक्कलन समिति जो है वो उसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं, और कितने होते हैं, 30 होते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई भी जो सदस्य है वो नहीं होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। आगे है कि कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो कोई भी जो कानूनी विधेयक है वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल तथा विधि विधेयक दोनों के संबंध में हो सकता है। फिर कह रहा है कि संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकाधिक कितना अंतराल होता है। तो अधिकाधिक कम से कम 6 महीने, क्योंकि 2 बार अधिवेशन बुलाना अनिवार्य है। फिर है कि आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं। तो आकस्मिक निधि जो है वो बिना किसी संसदीय स्वीकृति के भी राष्ट्रपति उसको व्यय कर सकते हैं। फिर है कि लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होता है। तो ये लोकसभा में विधेयक पर जो आम बहस है वो द्वितीय वाचन में होता है। फिर है कि कटौती प्रस्ताव को किस और नाम से जाना जाता है। तो कटौती प्रस्ताव को समापन प्रस्ताव यानी क्लोजर मोशन के नाम से जाना जाता है।
फिर कह रहा है कि यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों अवधि तक रोक सकता है। तो अगर कोई धन विधेयक है उसे लोकसभा के द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा जो है वो उसे अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकता है। नेक्स्ट है कि यदि वार्षिक संघीय बजट यानी यूनियन बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे देता है। नेक्स्ट है कि लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो बुलाता तो है राष्ट्रपति लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। फिर है कि संसद के किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो अभी हमने देखा प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। प्राक्कलन समिति के जो 30 सदस्य होते हैं वो 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं और प्राक्कलन समिति जो है वो सबसे बड़ी संसदीय समिति है और इनके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 1 वर्षों का होता है। ये प्रत्येक वर्ष मई में समिति का कार्यकाल प्रारंभ हो जाता है और फिर अगले वर्ष 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है। आगे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। ये बिना किसी राज्य की सहमति पर ही वो अंतर्राष्ट्रीय संधियों से संबंधित कोई भी कानून बना सकती है। फिर कह रहा है कि संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य संसद के वित्तीय लेखा एवं विनियम तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को परीक्षण करना है। ये किसका काम है? ये लोक लेखा समिति का कार्य है। लोक लेखा समिति का देखिए कार्य क्या है। यह जो समिति है वो भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जाँच करती है। भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाली लेखाओं की जाँच करती है। फिर सदन द्वारा प्रदान की गई धनराशि के अतिरिक्त धनराशि को व्यय किया गया हो तो समिति उन परिस्थितियों की जांच करती है। फिर आगे कह रहा है कि भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। तो ये संसदीय समितियों के माध्यम से ही प्रशासन पर नियंत्रण करती है। आगे कह रहा है कि वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं जिनमें से 229 सदस्य जो हैं वो राज्यों से, 4 सदस्य जो हैं वो संघ क्षेत्रों से चुनकर आते हैं और 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आगे कह रहा है कि सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है। तो सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए विश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। फिर है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो प्रथम संयुक्त बैठक है वो दहेज अनुमूलन विधेयक यानी डॉरी एबोलिशन बिल पर 1961 में हुआ था। फिर है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है। तो लोक लेखा समिति जो है वो अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। फिर है कि संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो संसद में लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष की नियुक्ति है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। आगे कह रहा है कि संसद या विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वो सदन को बिना सूचित किए लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी जो सदस्यता है वो समाप्त की जा सकती है। फिर है कि संसद द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है। तो संसद जो है वो राज्य सूची के किसी विषय पर तभी कानून बना सकती है जब राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करता हो। फिर है कि किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव यानी प्रिविलेज मोशन कब लाया जा सकता है। जब वो मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का गलत वर्णन देता है। फिर कह रहा है कि संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है। तो एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? 18 वर्ष। फिर है कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितने हो सकती है। तो शून्यकाल की जो अवधि है वो अधिक से अधिक 1 घंटा हो सकता है। फिर है कि संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। फिर है कि भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है। तो भारतीय संसद की जो संप्रभुता है वो न्यायिक समीक्षा के द्वारा प्रतिबंधित है। आगे कह रहा है कि संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल यानी 0 आवर किस देश की देन है। तो संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल जो है वो भारत की ही देन है। फिर है कि संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है। तो प्रथम घंटा जो है वो क्वेश्चन आवर या प्रश्नकाल कहलाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह के यूजफुल कंटेंट वाले वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।